हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से मैं तरुण अलरेजा आप लोगों का बहुत ही स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पीएनसी का जो है ट्यूटोरियल कर रहे हैं और कुछ इसमें क्वेश्चंस कराते हैं पीएनसी के। तो यहाँ पर जो है जैसे आज सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं कि हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा ये हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4 डिफरेंट लेटर बॉक्स हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। ठीक है, और 5 डिफरेंट लेटर्स हैं, L1, L2, L3, L4, L5। तो हमें इन 5 लेटर्स को जो है इन 4 बॉक्स में पोस्ट करना है। ठीक है, तो L1 के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? L1 को जाने के या तो बॉक्स 1 में जाएगा, या बॉक्स 2 में जाएगा, या बॉक्स 3 में जाएगा, या बॉक्स 4 में जाएगा। इसके 4 वे हो गए। सिमिलरली L2 के भी 4 वेज हो जाएंगे, L3 के भी 4 वेज हो जाएंगे, L4 के भी 4 वेज हो जाएंगे, L5 के भी 4 वेज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर लेटर के 4 वे हो गए एक बॉक्स में जाने के, तो टोटल नंबर ऑफ जो वेज हो जाएंगे वो 4 की पावर 5 इज द आंसर। ठीक है, कि हर लेटर को भेजने के लिए जो है 4 बॉक्स हैं। ठीक है, तो हमें लेटर को बॉक्स में भेजना है, ये नहीं कि बॉक्स में लेटर बॉक्स को लेटर के पास भेजना है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक लेटर को भेजने के कितने तरीके, तो L1 के 4 तरीके हो गए, L2 के, L3 के और L4 के, और बीच में और का सेंस आ रहा है। तो कल लास्ट क्लास में बताया था कि और का सेंस है तो केसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो 4 की पावर 5 इज द आंसर। तो इस टाइप क्वेश्चनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 4 की पावर 5 लिखेंगे कि 5 की पावर 4 लिखेंगे। तो 5 की पावर 4 गलत क्यों है? तुम क्या सोच रहे हो 5 की पावर 4 कैसे आएगा? कि हमारे पास जो है पहले बक्से में 5 में से कोई एक लेटर आ जाए 5 तरीके से, दूसरे में भी 5 तरीके से आ जाए, तीसरे में भी 5 तरीके से आ जाए, चौथे बक्से में भी 5 तरीके से आ जाए, तो 5 की पावर 4 आ जाएगा। लेकिन ये तरीका गलत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो 5 तरीके से कोई एक लेटर जो है बक्से में आ गया, बॉक्स 1 में अगर 5 में से कोई भी एक लेटर आ गया तो वो कम हो गया। ठीक है, तो फिर इसको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितने लेटर जो है कितने बॉक्स में जा रहे हैं, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हो गया कि हमारे पास जो लेटर है वो बॉक्स के पास जा रहा है, बॉक्स नहीं आ रहा है लेटर के पास कि हमारे पास आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 की पावर 5 रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 5 की पावर 4 लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो 5 की पावर 4 गलत हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यार हमारे पास जो है एक मिक्स्ड डबल टेनिस गेम है जिसमें 5 मैरिड कपल खेल रहे हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज द गेम कैन बी अरेंज इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ पेयर इज इंक्लूडेड इन द सेम गेम। तो 5 हस्बैंड है H1, H2, H3, H5, 5 वाइफ है W1, W2, W3, W5 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और हमारे पास मिक्स डबल गेम क्या होता है कि एक मैन और वुमेन एक टीम में होते हैं, दूसरा मैन और वुमेन दूसरी टीम में होते हैं। हमें टीम इस तरह से बनानी है कि कोई भी पेयर जो है वो एक टीम में इंक्लूड ना हो। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है हमने सोचा कि हमारे पास जो है हम सबसे पहले 2 हस्बैंड को चूज कर ले रहे हैं 5C2 तरीके से। मान लो H1 आ गया और H4 आ गया, कोई भी 2 हस्बैंड आ सकते थे 5 में से। ठीक है, तो H1 और H4 जो है 2 हमारे पास जो है हस्बैंड चूज कर लिए हमने। अब जो है यहाँ पे उनकी वाइफ को हटा दिया जाए। ठीक है, उनकी वाइफ को छोड़ के जो है कितने वाइफ बचेंगे हमारे पास? W1 और W4 छोड़ दिया, तो 3 में से कोई 2 वाइफ ले ली। तो लेट्स से W2 आ गई और W5 आ गई। ठीक है, ये कोई 2 वाइफ आ गई। तो अब इनसे जो है हमारे पास टीम बनेगी। एक टीम में H1 के साथ W2 है और H4 के साथ W5 है। ठीक है, तो ये एक कम टीम बन गई। अगली बार क्या है कि H1 के साथ W5 हो गई और H4 के साथ W2, तो ये दूसरी टीम बन गई। यानी इन्हीं 4 प्लेयर से टीम 2 तरीके से बन सकती है। टीम 1 ये हो गई और टीम 2 ये हो गई। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5C2 इंटू 3C2 इंटू 2, तो 6 इंटू 10 यानी 60 इज द आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लिया, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इन विच कैन बी मेड यूजिंग 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5 इन विच एटलीस्ट 2 डिजिट्स आर आइडेंटिकल। तो हमें यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर बनाना है
और इसमें डिजिट जो यूज करना है वो 1, 2, 3 और 5 को ही यूज करना है, और इस तरह से बनाना है कि एटलीस्ट 2 डिजिट जो है वो सेम हो जाए। तो हमने कहा कि हमारे पास जो है टोटल नंबर कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर 4 डिजिट के बनाने हैं, तो बॉक्स बना लिए हमने, 4 बॉक्स बना लिए। अब पहले बॉक्स को भरने के 5C1 वेज, 1 भरें या 2 भरें या 3 भरें या 4 भरें या 5 भरें। दूसरे के भी 5C1, इसके भी 5C1, इसके भी 5C1, ठीक है। तो ये 5 कितनी बार आ गया, 4 की पावर 5 हो गया, ये सॉरी उल्टा कह दिया, 5 की पावर 4 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर हमें बनाना है कि एटलीस्ट 2 डिजिट्स जो है वो आइडेंटिकल हो, कि कम से कम सॉरी 2 डिजिट जो है आइडेंटिकल हो। अब टोटल नंबर जो मेरे पास बन रहे हैं वो बन रहे हैं 5 की पावर 4, ठीक है, 625, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने वो लिया कि विदाउट रिपीटिशन कितने बनेंगे, वो 5 डिजिट के नंबर 4 डिजिट के नंबर ले लें जो इन्हीं 5 डिजिट से बनने, लेकिन इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं कर रहे। तो अब जो नंबर बढ़ता चला जाएगा वो कम होता जाएगा, 5C1, 4C1, मान लो यहाँ पे एक नंबर भर गया तो हट गया, अब बचे 4 नंबर, 4 में से एक नंबर भरा, फिर 3 में से एक भरा, फिर 2 में से एक भरा, तो ये एक तरह से 120 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पर, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर आंसर आएगा 625 टोटल है, जिसमें रिपीटिशन वाले नंबर भी आएंगे और विदाउट रिपीटिशन वाले 120 नंबर ये भी इसमें इंक्लूड होंगे, क्योंकि तो टोटल पॉसिबिलिटी हो गई, उसमें से 120 ये घटा दिया, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 505, ठीक है। तो इस टाइप से आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर बताने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 को यूज करना है, सो दैट द डिजिट डू नॉट रिपीट, कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं करनी है। 6 डिजिट के नंबर लेने, इन 7 में से बनाने 1, 2, 3, 4, 5, 6 की हेल्प से, और फर्स्ट और जो लास्ट डिजिट है यानी फर्स्ट और 6 डिजिट जो आएगी वो इवन होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 6 बॉक्स बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमें इवन नंबर बनना है, यहाँ पे इवन नंबर बनना है। तो अब मेरे पास इवन नंबर कौन कौन से हैं, तो इवन नंबर्स में 2 यूज कर सकते हो, 4 यूज कर सकते हो, 6 यूज कर सकते हो, 0 और 8 यहाँ पर है नहीं, तो उनको यूज करने का मतलब ही नहीं है। तो 3 में से कोई भी एक इवन नंबर यहाँ भर दिया, मान लो 4 भर दिया। अब 2 और 6 में से कोई एक नंबर यहाँ भर दिया 2C1 तरीके से। अब यहाँ पे जो मेरे पास कितने स्पेस बच गए, 4 जगह बच गई, और डिजिट्स कितनी बच गई, 7 में से 2 नंबर भर गए। अब एक इवन नंबर बचा है, वो भी तो कहीं बीच में आ सकता है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, हमें पहला और आखिरी जो है नंबर इवन लेना जरूरी था। तो अब यहाँ पर कितने तरह से भरे जा सकते हैं नंबरों को, फैक्टोरियल, सॉरी 3 में से यहाँ आ गए 2, तो ये 2 में से यहाँ पे आ गए। अब मेरे पास जो नंबर बचे हैं वो कितने बचे हैं, 5। तो 5C1, 4C1, 3C1, फिर 2C1। तो एक तरह से ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई और कर दे 1C1, यानी वो 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लाई हो गया। और 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी आंसर हो गया तुम्हारे पास 120 गुणा 6, ठीक है। तो हमने जो रेस्ट्रिक्शन था कि पहली डिजिट और लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, पहले उसको भर दिया, ठीक है। पहली डिजिट इवन हो गई, लास्ट डिजिट इवन हो गई, बीच में जो हमारे पास 4 प्लेस हो गए उसको भरने के तरीके हो गए 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। और का सेंस आ रहा है कि हम 5 तरीके से इसको भर सकते हैं, सेकंड प्लेस को, फिर थर्ड प्लेस को 4 तरीके से, फिर फोर्थ प्लेस को 3 तरीके से, और फिर फिफ्थ प्लेस को 2 तरीके से, और पहला और आखिरी हम पहले ही भर चुके थे इवन नंबर्स को, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 1000 और इक्वल टू, यानी 1000 भी हो सकता है नंबर, और 1000 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, और इक्वल टू भी लिखा हुआ है, यानी 1000 अगर बनता है तो उसको इंक्लूड करना है, बट लेस देन 4000, यानी 4000 से छोटा भी होना चाहिए। और अब डिजिट जो तुम्हें यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है, 0, 1, 2, 3 और 4 यूज करना है, इनके अलावा कोई और नंबर यूज नहीं करना है। तो ये क्लियर है कि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, क्योंकि 1000 से 4000 के बीच में बनाना है, और 1000 को भी ले सकते हैं। तो जो यहाँ पर जो 1000 डिजिट होगी, फोर्थ डिजिट जिसको हम कह रहे हैं, तो ये कौन सी डिजिट हो सकती है तुम्हारे पास, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती। अगर 4 हो गई तो नंबर 4000 से ऊपर आ जाएगा, या 4000 आ जाएगा, तो हमें उसको लेना ही नहीं है, ठीक है। तो 1, 2, 3 इसको भरने के 3 तरीके। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रिपीटिशन अलाउड दिया हुआ है, तो हम कोई भी नंबर दोबारा भी यूज कर सकते हैं। सेकंड प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे, हम 5 में से कोई भी भर दें, 0 भी भर सकते हैं। यहाँ पर शुरुआत में 0 भरना मना होता है, ठीक है, कि नंबर नहीं तो 3 डिजिट का हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई फिलहाल भरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 1000 से 4000 के अंदर ही रखना है मेरे को। तो शुरुआत में 1, 2 या 3 से नंबर स्टार्ट करेगा, फिर 5C1, फिर 5C1, तो आंसर आ गया 125 इंटू 3, तो जो भी आंसर जाएगा 375। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला वर्ड ना देता, ठीक है,
तो आंसर जो है एक कम करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जब 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ पर 0 0 0 भी आ सकते थे, तो यानी एक नंबर 1000 भी इसमें बना होगा। इन 375 नंबरों में एक नंबर 1000 भी है, पर उसको हमें हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो और इक्वल टू करके दिया गया है, वो ले सकते हो। तो आंसर जो हो जाएगा 375 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस चीज को हटा दें तो आंसर फिर ए पार्ट हो जाएगा, 374 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि यार हमारे पास 8 चेयर्स हैं एक रो में, ठीक है, 1 से लेके 8 तक नंबर्ड चेयर हैं। 2 वुमेन और 3 मैन इसमें बैठना चाहते हैं कि अपनी 5 कुर्सियों में हर पर्सन एक कुर्सी को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। पहले जो है लेडीज के मतलब और वुमेन्स के पास चांस है कि वो जो है 2 लेडीज बैठेंगी, 1 से लेके 4 के बीच में उनको बैठना है। उनका मन है कि हम 1 से लेके 4 के बीच में बैठ जाएं, ठीक है। देन द मैन सेलेक्ट द चेयर फ्रॉम द रिमेनिंग, जो बची हुई जो 6 चेयर्स बच जाएंगी उसमें से जो है मैन बैठेंगे। मैन कितने हैं? 3। तो ये जो अरेंजमेंट जो है वो कितने तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर शुरुआत में जो 4 में से 2 जो है जगह वुमेन चूज कर लेंगी, ठीक है। जो हमारे पास मान लो यहाँ पर चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5, चेयर 6, चेयर 7, चेयर 8 है। इन 4 में से हमने कोई 2 चूज कर ली। लेट्स से यहाँ C1 और C3 आ गई, जिसमें वुमेन बैठ गई। वुमेन कैसे बैठेंगी हमारे पास? इंटरचेंज भी तो कर सकती हैं वो, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि 4 में से पहले हमने 2 चेयर चूज कर ली 1 to 4 वाले में, और फैक्टोरियल 2 तरीके से उसमें वुमेन इंटरचेंज कर गई, ठीक है। दोनों वुमेन बैठ गई। अब चेयर्स कितनी रह गई हमारे पास? 6। उसमें मैन कितने बैठ सकते हैं? 3। तो 6 में से 3 हमने जो है चेयर चूज कर ली, और फिर उसमें फैक्टोरियल 3 तरीके से मेंस जो है इंटरचेंज कर गए। तो अब हम इस चीज को जो है ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे पास? ये 4P2 भी तो कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स। ये हो जाएगा 6P3। तो इसके हिसाब से जो आंसर मैच कर रहा है वो डी पार्ट मैच कर रहा है, ठीक है। अब उनसे कह रहे हैं यहाँ पर जो है इन ए ग्रुप ऑफ 8 गर्ल्स 2 गर्ल्स आर सिस्टर। तो 8 लड़कियां हैं, 8 लड़कियों में से 2 लड़कियां जो हैं बहन हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द गर्ल्स कैन सिट इन द रो सो दैट सो दैट 2 सिस्टर्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर। तो जो 2 सिस्टर है उनको एक साथ नहीं बैठने देना है, ठीक है, कि सिस्टर्स आपस में अगल बगल नहीं बैठेंगी, बाकी कोई भी लड़की कैसे भी बैठ सकती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा मान लेते हैं कि S1 और S2 जो है सिस्टर्स हैं और बाकी 6 अदर गर्ल्स हैं, ठीक है। अगर हम मान के चलें कि हम उल्टा सोच रहे हैं कि हम इन दोनों लोगों को एक साथ बैठाएंगे, तो टोटल जो अरेंजमेंट आएंगे उनमें वो वाला अरेंजमेंट घटा देंगे जब S1 और S2 टुगेदर होंगे, ठीक है। तो टोटल अब अरेंजमेंट कितने आएंगे? 8 फैक्टोरियल। कि 8 पर्संस को अगर हम 8 जगह पे रो में अरेंज करना चाहते हैं तो 8 फैक्टोरियल तरह से कर सकते हैं। अब अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि S1 S2 टुगेदर वाला केस देखें, तो उसको अगर हम माइनस कर दें तो अब ये 6 गर्ल्स हो गई और 2 इसको हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया S1 S2 वाले को, तो ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए? टोटल 7 ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल तरीके से इनका इंटरचेंज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं S1 S2 का जो एक यूनिट आएगा, एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर S1 S2 भी इंटरचेंज कर सकती हैं दोनों सिस्टर्स, ठीक है। तो उनको हमने यहाँ पर रख लिया। तो इससे जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, हम इसमें से 7 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 8 और वहां से -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 × 7 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो और जो ऑप्शन तुम्हारा मिलेगा उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐसे सोच लिया। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, गैप मेथड से, ठीक है। तो हमने सोचा इसको चलो सेकंड मेथड से देखते हैं। सबसे पहले हमने हमने मान लिया था कि S1 S2 और S3, ठीक है। हमने क्या माना था कि S1 और S2 जो है हमारे पास सिस्टर्स हैं। तो हमने S3 S4 S5 S6 और S7 और S8 इनमें से यहाँ पर जो है ये जो 6 अदर गर्ल्स हैं उनको इंटरचेंज कराया 6 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। अब जरूरत है नहीं कि यहाँ S1 बैठे S3 बैठेगी, कि यहाँ पे कोई भी लड़की बैठ सकती है, यहाँ पे कोई बैठ सकती है, यहाँ पे कोई बैठ सकती है। तो नाम लिख दिया हमने कि मतलब 6 अदर जो गर्ल्स हैं उनको हमने इंटरचेंज करा लिया 6 फैक्टोरियल तरीके से। अब यहाँ पे 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप। तो गैप मेथड के हिसाब से 7 में से कोई भी 2 गैप चूज कर ले। लेट्स से हमने ये वाला गैप चूज कर लिया और ये वाला गैप चूज कर लिया, ठीक है, ये वाला गैप चूज कर लिया। तो अब जब भी गैप में जो सिस्टर्स बैठेंगे वो आपस में अगल बगल तो हो नहीं सकते, उनको तो हम गैप में बैठा रहे हैं, ठीक है। और उनमें लड़कियां जो हैं जिस गैप को चूज किया है, मान लो ये 2 गैप हमने चूज किए हैं, उसमें सिस्टर्स जो है इंटरचेंज कर सकती हैं 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से जो है
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया ये हमारे पास हो गया 6 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 6 एक हम किनारे कर दें और ये जो 7 है वो 6 फैक्टोरियल में मर्ज कर दें, तो ये 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो देखने पे देखा जाए तो ये 6 इंटू 7 फैक्टोरियल आंसर भी हमने मैच करा के दिखा दिया। भाई तरीका तो दो भले ही आ जाए, आंसर तो यूनिक ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 इंटू 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। कैलकुलेट करने पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा डी पार्ट, ठीक है, जो मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। अब हमसे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट को जो है 10 क्वेश्चन है, सॉरी 10 क्वेश्चनों का आंसर देना है, 13 क्वेश्चन उससे एग्जाम में पूछे गए हैं और उसमें ये करना है कि शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन हैं उसमें से कम 4 क्वेश्चनों का आंसर देना तुम्हारे पास जरूर कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। सच दैट ही मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम फर्स्ट 5 लेटर्स, सॉरी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, हमने शुरुआत के 5 में से हमने क्या किया, शुरुआत के 5 में से 4 चूज कर लिए। अब जो अगले 8 क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 13 थे, ठीक है, उसमें से कितने चूज करने पड़ेंगे, 6 चूज करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास बचे कितने, अब हमारे पास एक केस तो ये हो गया कि 4 और 6 कितने लेने थे, 10 लेने थे, हाँ ले लिए। अब हमने सोचा कि शुरुआत के 5 चूज कर ले रहे और अगले 8 में से क्या लोगे, 5। अब इस चीज को यार कैलकुलेट कर लोगे आसानी से, आंसर मैच कर जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो केवल या और का सेंस था इसमें भी। हम देख रहे कि एक क्लास हैज एन स्टूडेंट्स, ठीक है, we have to form a team of students including 2 students and in excluding at least 2 students, यानी इसमें हमें ये 2 स्टूडेंट जो हैं उनको लेना जरूरी भी है और 2 स्टूडेंट को लेना नहीं है, ठीक है, हटाना है इनको। we have to form a team of student including at least 2, कोई वो 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं है, कोई भी 2 हटा सकते हो, ठीक है। तो और कोई भी 2 लेना जरूरी भी है, यानी कम से कम तुम्हें 2 लेने जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा कितने ले सकते हो, n-2, क्योंकि 2 लोगों को हटाना भी जरूरी है, ठीक है। तो हमारे पास ये जाएगा NC2 NC3 डॉट डॉट NCn-2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से हमने पढ़ा था 2 की पावर n क्या होता था, NC0 से लेके NCn तक का सम। इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास नहीं आ रही हैं, ठीक है। शुरुआत के 2 टर्म मिसिंग थे, NC0 और NC1, लास्ट के 2 टर्म मिसिंग थे, NCn-1 और NCn। तो उनको अगर हम यहाँ पे हटा दें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, ये 1 माइनस माइनस 1 माइनस n माइनस n। अब देख लो यार, आंसर जो भी है 2 की पावर n-2n-2, तो बी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 कैंडिडेट्स, 10 कैंडिडेट हैं, A1 A2 A3 A10 उनके नेम है, ठीक है, उनको इस तरह से रैंक देनी है कि A1 इज ऑलवेज अबव A2। तो यहाँ पे अगर हम 10 लोगों को मान लो एक रो में खड़ा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे अगर A1 है तो यहाँ A2 नहीं आ सकता, A2 उसके पीछे ही होगा, यानी हम उसके बाद में खड़ा करेंगे A2 को, ठीक है। जरूरी नहीं कि कॉन्जिगेटिव हो भी सकते हैं, कॉन्जिगेटिव नहीं भी हो सकते हैं, पर A1 की पोजीशन A2 से हमेशा पहले आएगी, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देखना है कि कौन सा सही है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चनों में जैसे मोर देन 1 के आंसर भी, जैसे स्टार लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मोर देन 1 पे है, तो 2 मिलते जुलते आंसर जो देखने में अलग अलग रहे होंगे लेकिन उनकी वैल्यू एक ही होगी, तो ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि यार 10 में से 2 जगह चूज कर ली जाए जहां पे तुम A1 और A2 को बैठा रहे हो। फिलहाल जैसे हमने यहाँ पे रखा, कहीं भी 2 जगह हो सकती थी, शुरुआत की 2 हो सकती थी, पहली आखिरी हो सकती थी, पहली 5वीं हो सकती थी, कोई भी 2 हो सकती थी, लेकिन उसमें तुम A1 और A2 को इंटरचेंज नहीं कराओगे क्योंकि A1 की पोजीशन हमेशा A2 से आगे ही रहनी है, ठीक है। अब जो 8 अलग जो दूसरे पर्सन बच गए उनको हम 8 फैक्टोरियल तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं, तो दिस इज द आंसर 8C2 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो अब जरा चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा ऑप्शन भी इससे मैच कर जा रहा हो, ठीक है। तो 8C2 को हम 8C8 भी कह सकते हैं, 10C2 को 10C8 भी कह सकते हैं, तो ये 10P, ये 10P8 भी बन सकता था, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा कोई आंसर भी नहीं है, तो फिलहाल ये तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें देख लो भैया कोई आंसर दूसरा कोई मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये आंसर भी इससे मिल रहा है, ए पार्ट, ठीक है।
10p2 नहीं हो सकता, 10c, तो ये दो आंसर हमारे मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब ये जो आंसर आ रहा है इसका एक और भी लॉजिक हो सकता था कि अगर हम 10 लोगों को अरेंज कर रहे हैं तो 10 फैक्टोरियल तरह से कर सकते हैं। अब या तो उसमें A1 A2 से आगे होगा या A2 A1 से आगे होगा, तो अगर इसके अगर हाफ केसेस कंसीडर कर लें तो ये हमारे रिक्वायर केसेस हो जाएंगे, क्योंकि आधे केसेस में A1 A2 से आगे होगा, आधे केसेस में A2 A1 से आगे होगा, तो हमको A1 को आगे करना है तो आधे केस ही हो गए, तो ये भी एक लॉजिक लग सकता था, ठीक है। बाकी हमने क्या किया है, कि हमने A1 A2 को पहले ही सेट कर दिया 10 जगहों में से 2 जगह लेकर, आपस में इंटरचेंज नहीं होने दिया, प्रेफरेंस A1 को पहले दे दी, A2 को बाद में दे दी, और रेस्ट ऑफ द 8 जो पर्सन है उनकी रैंक हमने 8 फैक्टोरियल से कुछ भी दे दी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि लेट A is the set of 4 digit number, let A the set of 4 digit numbers, तो 4 डिजिट के जितने भी नंबर बन सकते हैं A1 A2 A3 A4, तो इसमें एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि हमारे पास A1 जो है A2 से बड़ा है, A2 जो है वो A3 से बड़ा है, A3 जो है A4 से बड़ा है, तो इस सेट में जितने भी 4 डिजिट के नंबर है उनको काउंट करना है कि इस सेट में NA में तो नंबर ऑफ 4 डिजिट पॉसिबल नंबर्स जिसमें ये रेस्ट्रिक्शन बन रही हो, ठीक है, कितने हो सकते हैं। अच्छा, हमने सोचा कि यार यहाँ पर जो है क्या A1 को हम 0 ले सकते हैं, तो हमने कहा A1 को हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि A1 सबसे बड़ी डिजिट है, और सबसे बड़ी डिजिट 0 तो हो नहीं सकती। जो हमें नंबर लेने हैं वो 0 से लेकर 9 तक के नंबर लेने हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी 4 नंबर डिस्टिंक्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कहीं इक्वालिटी नहीं है, A1 बड़ा है A2 से, A2 बड़ा है A3 से, A3 बड़ा है A4 से, तो हमने 10 में से कोई भी 4 नंबर चूज कर लिए। उनको रखने का तरीका एक ही हो गया, सबसे बड़ा पहले रख देंगे A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4। तो ये 1 की पावर 4 क्या बताता है कि हमें अरेंजमेंट नहीं करना है, ऑर्डर फिक्स है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि A1 का ऑर्डर A2 से पहले था, यानी A1 और A2 को हम आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे बस तुम्हें 4 डिजिट चूज करनी थी, उनका अरेंजमेंट नहीं करना है। भले ही 4 डिजिट का नंबर बोल रहा है लेकिन उसके ऑर्डर फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो सबसे बड़े को पहले रखना है, सबसे आखिरी को पीछे रखना है। अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे लिखते हैं, यार ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, इनक्वालिटी को रिवर्स करा दिया कि A1 लेस देन A2, A2 लेस देन A3, A3 लेस देन A4। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि A1 यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है, और अगर वो 0 हो गया तो नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा। तो अब हमें 9C4 करके नंबर चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। 1 to 9 में से कोई भी 4 डिजिट नंबर चूज कर सकते हो। ये क्या था, 0 to 9 थे। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, आंसर तो यहाँ मेरा आ चुका है, ठीक है। उसको जो भी सॉल्व करके निकाल लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, शायद 210 आ रहा है, ठीक है, 10C4 की वैल्यू। तो लेकिन हमारा हम कहने का मतलब है कि अगर एक नया क्वेश्चन होता तो उसमें हमारी सोच ये होती कि हम 0 को चूज ना करते, क्योंकि अगर 0 तुमने गलती से भी चूज कर लिया तो वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है, और वो A1 की पोजीशन ले लेगा और नंबर फिर 3 डिजिट का हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें 10C4 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी अच्छे से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो है द नंबर ऑफ 9 डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स सच दैट द ऑल द डिजिट in the first 4 places are less than the middle digit, and all the digits in last 4 places are greater than the middle digit। तो पहले तो आपके पास 9 डिफरेंट अलग अलग नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 1 to 9 ही होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है, A8 है, ये 9 प्लेसेस हैं। यहाँ पे तुम क्या भरोगे, और भरना इस तरीके से है तुम्हारे पास, ये जो A5 है उसके पीछे के जो 4 डिजिट तुम्हारे पास आ रहे हैं वो A5 से छोटे हैं, और अगले 4 डिजिट जो हैं वो A5 से बड़े हैं। तो A5 की वैल्यू तो यार 5 ही होगी, और ये 1 से लेके 4 तक के नंबर होंगे जो कि 5 से छोटे होते हैं, और ये 6 से लेके 9 तक के नंबर होंगे जो 5 से बड़े होते हैं। इनका इंटरचेंज कैसे कराओगे, फैक्टोरियल 4 तरीके से। इनका इंटरचेंज कैसे कराओगे, फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो हमारी पूरी कंडीशन फुलफिल हो जा रही है कि जब हम 4 फैक्टोरियल इंटू 1C1 इंटू 4 फैक्टोरियल करते हैं। ये 1C1 क्या है कि A5 को भरने का तो यार एक ही तरीका है, जिस तरीके का हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, तो उसमें A5 की वैल्यू केवल 5 ही हो सकती है, उससे 4 नंबर छोटे इधर आ गए, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट नंबर है, कोई रिपीटिशन तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर इज द बी पार्ट, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास जो है 7 डिजिट्स लेनी है तुम्हारे पास, जिनमें से कोई भी 0 नहीं है, यानी ये सब नॉन जीरो है, ठीक है। और इसमें जो है X4 जो है वो यहाँ पर अब की बार जो मिडिल में डिजिट है, 7 डिजिट में मिडिल में कौन आएगी, X4। तो यहाँ पे X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, तो दिस इज द लार्जेस्ट डिजिट, मिडिल डिजिट जो कि मानी जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिजिट टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ X4 आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यानी
अब x4 से छोटा x5 होगा, x5 से छोटा x6 होगा, x6 से छोटा x7, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरह से यहाँ पे x4 से छोटा x3 होगा, x3 से छोटा x2 होगा, x2 से छोटा x1 होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है इनके, मतलब भरने के पोजीशन फिक्स है, फैक्टोरियल 3 नहीं करना है इनमें आपस में 3 जगह पे, ठीक है, आखिरी की 3 में या शुरुआत की 3 में। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि नॉन डिजिट नंबर जो है यहाँ पर जो है सारी की सारी हमें डिस्टिंक्ट डिजिट यहाँ लेनी है, ठीक है। ये देखो ये दिया हुआ है कि ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो हमने 9 में से 7 नंबर चूज कर लिए, जिसमें से 0 को नहीं लेना है मेरे को। अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ा नंबर जो भी तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, तुमने 2 नंबर हटा दिए, बाकी के 9 नंबर चूज कर, 7 नंबर चूज कर लिए, कोई ना कोई तो सबसे बड़ा आएगा। तो वो सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे आ जाएगा, 1C1 तरीके से x4 हो जाएगा। जो हमको सबसे बड़ा मिलेगा इन 7 नंबरों में, उसको हम x4 को कर देंगे, भर देंगे उसमें, ठीक है। तो अब मेरे पास 6 नंबर बच गए, जो 7 नंबर चूज किए थे उसमें सबसे बड़ा x4 हो गया। अब मेरे पास कितने नंबर बचे, x1, x2, x3 और x5, x6, x7। तो 6 नंबर में यहाँ पे भरने, कोई भी 3 नंबर हमने राइट में भर दिए और उसको अरेंजमेंट नहीं करना है। 1 की पावर 3 ऑर्डर क्या होगा, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, x3 फिर x2 फिर x1, बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा। अब बचे मेरे पास फिर 3 नंबर, तो हमने यहाँ पे भरा x5 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा x6, फिर उससे छोटा x7, तो उसको भी 1 की पावर 3 आया समझ में। तो 9C7 इंटू 6C3 और 3C3 लिखने की जरूरत नहीं, वो तो 1 ही हो जाएगा, समझाने के लिए लिखा है। 1 की पावर 3 भी 1 हो जाएगा, ये भी केवल समझाने के लिए लिखा है। तो जब तुम नोट्स बनाओगे तो तुम ये लिखोगे, तो इससे देखने से तुम्हें आइडिया लग जाता है कि आंसर तो मेरा ये आ रहा है। तो पर इस आंसर को नहीं लिख के हम इस तरह से लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ताकि इसका लॉजिक क्लियर हो जाए तुम्हारे पास, ठीक है। ये क्यों लिखे जा रहे हैं, भले इसकी वैल्यू 1 होती है तो भी लिखो, ठीक है, कि पेपर में हमें आइडिया होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं। अभी थोड़े दिनों में सारी चीजें फिर भूल जाओगे, रिवीजन करना पड़ता है, तो रिवीजन के लिए प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि ए टीचर टेक 3 चिल्ड्रन फ्रॉम हर क्लास टू जू एट ए टाइम। तो एक टीचर जो है क्लास में से 3 चिल्ड्रंस को लेके जू जा रहा है हमेशा, ठीक है। हालांकि शी वो लिखा है तो टीचर है, ठीक है, लड़की है, ठीक है। तो शी कैन बट डज नॉट टेक सेम 3 चिल्ड्रन, यानी एक बार जैसे हमने ABC को ले लिया, तो अगली बार हम ABD को ले सकते हैं, BCE को ले सकते हैं। उन्हीं 3 का सेट दोबारा हम नहीं जाएंगे जू लेके, जू में नहीं ले जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है उसने देखा कि यार हम जो है किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से, एक पर्टिकुलर चाइल्ड से 84 बार जो है ज्यादा गए हैं, यानी जो टीचर है वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से 84 बार ज्यादा गया है, ठीक है। तो उससे तुम्हें, इस कंडीशन से तुम्हें ये बताना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, यानी वैल्यू ऑफ n कितने, अगर मान लो n चिल्ड्रन मान ले रहे क्लास में, तो n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यार अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास मान लो हम n स्टूडेंट्स में से किसी 3 लोगों को चूज करेंगे, ठीक है। हम तो जा ही रहे हैं, टीचर तो जा ही रही है, ठीक है। तो उसमें से हमने क्या किया कि अब हम अगर अपने आप को टीचर मान रहे हैं कि हम यहाँ पर टीचर हैं और यहाँ पर n में सामने क्लास में जो n स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनमें से कोई भी 3 स्टूडेंट हम चूज कर सकते हैं NC3 तरीके से। उसमें से कोई भी सेट जो है रिपीट नहीं होगा, क्योंकि NC3 वो अपने आप जो है 3 डिस्टिंक्ट नंबर चूज कर लेगा इनमें से। अब हमने कहा कि अगर मान लो हम ये कह दें कि अब एक क्लास का मॉनिटर मान लेते हैं कोई है, ठीक है। तो उस मॉनिटर को हम कितनी बार लेके गए होंगे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं उसको भी ले गए होंगे, कभी ना कभी मॉनिटर के साथ A और B को ले गए होंगे, कभी कभी मॉनिटर के साथ C और D को ले गए होंगे, एंड सो ऑन। तो हमने कहा चलो यार हम मॉनिटर को अगर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो अब बचे हुए जो n-1 स्टूडेंट हैं उसमें से हम 2 स्टूडेंट और भी तो लेंगे, यानी मॉनिटर को कितनी बार लेके गए होंगे, n-1 C2 बार, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 84, ठीक है। ये है हमारे पास तरीका। तो इसको हमने सॉल्व किया, n-1 n-2 अपॉन 6, NC3 की वैल्यू याद ही रही होगी तुमको। अब 1C1 तो यार 1 ही हो गया। ये 1C1 क्या है, वो मॉनिटर है, जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है हमारे पास, जो हमसे 84 बार कम गया होगा, ठीक है। अगर उससे पूछा जाए कि तुम कितनी बार गए होगे, तो वो सोचेगा कि मॉनिटर क्या सोचेगा कि हम कितनी बार गए थे। मॉनिटर कहेगा यार हम इन n-1 जो स्टूडेंट बचे हुए हैं उनमें से 2-2 करके चूज कर लें, कितनी बार हम गए होंगे। तो ये NC3 माइनस n-1 C2 की वैल्यू 84 दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर हुआ। तो n-1 इंटू n-2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 84। अब ध्यान से देखो तो ये यहाँ पर जो है एक क्यूबिक इक्वेशन बनने जा रही है। तो अब तुम ऑप्शन भी चेक कर सकते हो कि कोई ऐसा n निकाल के ऑप्शन से चेक कर लें कि ये 84 वैल्यू बन जाए, या इसको एक तरीके से और समझें तो फैक्टराइज कर लो, क्यूबिक ना बनाना दो, ठीक है। तो ये कॉमन ले लिया, यहाँ से n आ गया -3, तो
84 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो हम फैक्टर कर रहे हैं एक तरीके से हिट एंड ट्रायल के हिसाब से, ठीक है। तो अब ने सोचा कि यार ये जो है मेरे पास 12 इंटू 7 आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर n-1 है, उससे छोटा नंबर n-2, एक यूनिट कम, फिर एक यूनिट और कम, तो n-3 हो गया। अब यहाँ पे 6 को उधर ले गए, तो 6 इंटू 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इससे तुम्हें बनाने हैं, ठीक है। और 7 प्राइम नंबर होता है, तो कहीं ना कहीं या तो ये 7 होगा, या तो ये 7 होगा, या तो ये 7 होगा, ठीक है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर जो है 12 हो गया 4 इंटू 3, और इसको भी ऐसे लिख दे 2 इंटू 3, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, तो ये 8 बन गया, और एक 3 और एक ये 3 हो गया, तो ये 9 बन गया। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया इन तीनों में से, 9, 8 और 9 बन रहा है, 8 बन रहा है, और 7 बन रहा है। तो 9 सबसे पहले लिख दिया, फिर उससे एक कम 8 हो गया, फिर उससे कम 7 हो गया। तो कंपेयर करना आसान हो गया कि नहीं, कि सबसे बड़ा नंबर जो n-1 है वो 9 होगा, तो n-1 की वैल्यू 9 हो गई, तो n की वैल्यू 10 आ गई। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन किया, कल को मान लो 4 फैक्टर्स आ जाते हैं, तो तुम्हें ये जो ये नंबर आएगा उसको 4 टुकड़ों में ब्रेक करना पड़ेगा, जिस ऑर्डर में ये है, एक एक कम हो रहा है तो एक एक कम, दो दो कम हो रहा है तो दो दो कम। तो ये एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस है उसमें जरूरी नहीं कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही आ रहे हो, तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, ठीक है। और एडवांस में तो हमेशा छुपा के ही आंसर देगा, साफ साफ नहीं दिखाएगा कि n की वैल्यू 10 डाल के लोग निकाल ले जाएं, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर करना सीखें यहाँ पर, परमुटेशन में और बाइनोमियल में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि n की वैल्यू निकालने के लिए इस पैटर्न को, इन नंबरों को यहाँ पर, इस पैटर्न को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश किया करो, ठीक है। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। घर जाके दोबारा इन क्वेश्चनों को देख लेंगे, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा स्पीड से करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यार देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तभी कुछ कर पाओगे, और यहाँ तो लैंग्वेज पढ़ने का हमारे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बहुत धीरे धीरे कराएंगे तो बहुत 5 ही 6 10 क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। एक बार कोशिश करते हैं। इन ए क्लास टूर्नामेंट व्हेन द पार्टिसिपेंट वर प्ले वन गेम विद अनदर। तो हमसे कह रहे हैं कि एक क्लास में मान लो n स्टूडेंट हैं, तो हर दो बंदे जो हैं, हर दो प्लेयर्स जो हैं, हर दो स्टूडेंट जो आपस में गेम खेल रहे हैं कोई, ठीक है। अब उसमें बताया गया कि दो जो क्लास प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो बीमार हो गए, और बीमार होने से पहले उन्होंने 3 गेम खेले हैं और आपस में गेम नहीं खेला है, ठीक है। वैसे टोटल गेम कितने होने चाहिए थे, NC2, कि अगर हमारे पास n प्लेयर्स हैं, अगर वो उनको आपस मान लो हाथ मिलाने लगे गेम है, कि आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो कितनी बार हाथ मिला सकते हैं, NC2 बार, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है, इफ टोटल नंबर ऑफ जो प्लेयर गेम जो हुए हैं वो 84 हुए हैं, ये 84 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आ गया है कि दो जो बंदे हैं वो बीमार हो गए, लेकिन बीमार होने से पहले उन्होंने 3 गेम खेले हैं और आपस में कोई गेम नहीं खेला है। तो उन्होंने कितने गेम खेले होंगे, 3 खेले एक प्लेयर ने, 3 खेले दूसरे प्लेयर ने, तो 6 गेम ये ऑलरेडी हो चुके हैं, ये भी 84 में काउंट हुआ होगा। बचे कितने प्लेयर्स, n-2। इन दो प्लेयर्स को अगर हम हटा दें तो प्लेयर्स कितने बचे, n-2। तो अब हम इसको गेम को देखें तो NC2 नहीं आएंगे, कितने आएंगे, n-2C2 प्लस 3 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 84। तो n-2 इंटू n-3 अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 2, और ये हो गया 78, ठीक है। तो यार n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 की वैल्यू जो जाएगी, यहाँ से इसको निकाल लो, ठीक है, 6 और ये 156, ठीक है। तो ये हो गया n इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 150। तो यहाँ देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं आ रहे, एक नंबर में दूसरा नंबर 5 यूनिट कम है, तो ये साथ साथ दिख रहा है कि 15 गुणा 10 हो जाएगा, आसानी से फैक्टर हो गए, तो n की वैल्यू 10 आएगी। हालांकि एक वैल्यू निगेटिव भी आ सकती थी, हम ये भी कह सकते थे कि ये वैल्यू माइनस का 10 इंटू माइनस का 15 भी आ सकती है, ठीक है, कि -10 उससे 5 कम माइनस, तो हम नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, n नेचुरल नंबर है, तो ये तो केस होएगा ही नहीं, वरना एक आंसर माइनस का 10 भी आ सकता है, पर हमें तो पॉजिटिव नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर ही चाहिए NCR के वाले केसेस में। तो इसलिए हमारे पास माइनस का 10 तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाता है, अगर हम क्वाड्रेटिक भी बनाते हैं, तो हम क्वाड्रेटिक नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि n इंटू n-5 को 150 को इसी ऑर्डर में ब्रेक करने की कोशिश करी हमने, ठीक है। तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हारा आसान हो जाएगा, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यार ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं।
हमसे कहना है कि यार अल्फा जो है 3 डिजिट का एक नंबर है, x1 x2 x3, बीटा जो है 3 डिजिट का एक नंबर है, y1 y2 y3। इस 3 डिजिट के अल्फा बीटा ऐसे कितने टाइप के नंबर बनाए जा सकते हैं कि हम अल्फा कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बीटा विदाउट बोरोइंग, यानी हम एक तरह से नहीं कहते कि हासिल लेने वाले हिंदी मीडियम की तरफ से कि हासिल लेना ना पड़े, ठीक है, कि हम घटा भी ले जाएं और हमें बोरोइंग भी ना करनी पड़े, ठीक है। तो अगर हम ये सोचें कि बीटा माइनस अल्फा के बारे में बात करें तो y1 y2 y3 जो बीटा है, और ये माइनस करना है x1 x2 x3। तो ऐसे कितने तरीके से तुम्हारे पास अल्फा और बीटा नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं कि हमें बिना बोरोइंग किए इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सके। तो सबसे पहला केस हमने लिया कि अगर मान लो y3 की वैल्यू 9 हो गई, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर में y3 ले लिया, सबसे पहले कॉर्नर डिजिट को देख रहे हैं, ठीक है ना, यूनिट प्लेसेस को। तो x3 की वैल्यू इस केस में 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, क्योंकि 9 तो सबसे बड़ा नंबर, उसमें तो हर कोई चीज घटाई जा सकती है। अगर ये 9 भी हो गया, x3 9 भी हो गया, तो 9 माइनस 9 करके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने हमारे पास x3 y3 को भरने के कितने तरीके हो गए, x3 y3 को भरने के तरीके हो गए 10c1 इंटू 1c1। 1c1 से तो हम y3 को तो फिक्स कर रहे हैं, 10 तरीके ही हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ने सोचा यार हमारे पास y3 की वैल्यू अगर 8 हो जाए तो फिर x3 की वैल्यू 0 to 8 कुछ भी हो सकती है। तो ये कितने हमारे पेयर बनेंगे x3 y3 के, 9 पेयर बन जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यार ये तो 8 है ही है, ठीक है, y3, और बाकी x3 की वैल्यू 0 हो जाए, 1 हो जाए, 8 हो जाए, तो ये 9 पेयर बन जाएंगे x3 y3 के, ठीक है। फिर हमने कहा y3 की वैल्यू 7 हो जाए तो x3 की वैल्यू हो जाएगी 0 to 7, तो ये हो जाएंगे 8 पेयर्स। सबसे अब डॉट 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 करके आगे सोचा जाए तो कहीं ना कहीं y3 की वैल्यू 2 होएगी, तो x3 की वैल्यू 0 1 या 2 ले लो, तो ये 3 पेयर बनेंगे 0, 2, 1, 2, 2, 2। किसके पेयर हैं ये, x3 y3 के। जब मैं y3 को 2 फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा यार y3 की वैल्यू 1 हो जाए तो x3 की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगी, तो ये 2 बन जाएंगे। आखिरी में y3 की वैल्यू 0 हो गई तो x3 की वैल्यू मेरे को 0 मिलेगी, तो ये एक पेयर बनेगा। तो 1 से लेके 10 तक की चीजें अगर काउंट कर ली जाए, या का सेंस आ रहा है कि नहीं, कि x3 y3 या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, एंड सो ऑन। तो ये सारे केस अगर हम ऐड करें तो ये 55 केसेस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 इंटू 11/2 हो जाएगा, n n प्लस 1/2 होता है, 1 से लेके 10 तक का सब निकाल लिया। अच्छा, अब हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है y3 x2 को बनाने की। इसके अगर 55 पेयर बन रहे हैं तो इसके भी कितने बनेंगे, 55। इसके भी कितने बनेंगे, 55 नहीं बनेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो एक आंसर 55 का क्यूब भी दिया हुआ है, जल्दबाजी में आदमी सोचता है डी पार्ट लगाओ यार आंसर मिल गए, घर जाके देखा तो यार नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि जो यूनिट प्लेसेस 100 प्लेसेस है 3 डिजिट का नंबर, तो 100 प्लेसेस में जो सबसे जो कॉर्नर वाली डिजिट मेरे पास 100 प्लेस वाली है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर नहीं तो हमारे पास कितने डिजिट का हो जाएगा, नंबर हो जाएगा हमारे पास 2 डिजिट का। तो इसके केस हमें अलग से कंसीडर करने पड़ेंगे। हमने सोचा कि केस नंबर 3 ले लिया, केस 2 को हमने कहा 55 तो आएंगे कौन से, x2 y2, ठीक है। अब हम देख रहे हैं x1 y1, अगर y1 की वैल्यू 9 हो गई तो x1 की वैल्यू 1 to 9 आएगी, 0 नहीं हो सकती x1, नहीं तो नंबर 2 डिजिट का हो जाएगा अल्फा, ठीक है। तो ये मेरे पास 9 केसेस हो गए, जबकि पहले 10 आ रहा था यहाँ पर। अब यहाँ पे x1 कितना होगा, अगर ये y1 की वैल्यू 8 हो गई तो 1 2 8, तो ये हमारे पास 8 केसेस आ गए, डॉट डॉट कहीं ना कहीं y1 की वैल्यू 2 तो x1 की वैल्यू 1 या 2, तो ये 2 केसेस। लास्ट में y1 की वैल्यू अगर 1 तो x1 की वैल्यू भी 1, तो 1 से लेके 9 तक के नंबर अगर तुम जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 45, ठीक है। तो 45 पेयर बन जाएंगे x1 y1 के। तो अब हमारे पास जो है इसको भरने के कितने तरीके हो गए, इसको भरने के तरीके हो गए 45। तो हम x1 y1 को भरेंगे 45 तरीके से, x2 y2 को भरेंगे 55 तरीके से, और समझ रहे हो, और ये निकला ना, मुंह से निकलेगा कि नहीं, अंदर से निकलती बातें, ठीक है। x3 y3 भरेंगे 55 तरीके से। तो आंसर क्या हो गया मेरे क्वेश्चन का, 45 इंटू 55 इंटू 55। तो भैया देख लो कोई मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, मिलेगा क्यों नहीं, अगर सही है तो आंसर सही है तो आंसर देगा ही, ठीक है, सही आंसर तो होगा ही होगा। बाकी 3 मिलते जुलते आंसर देगा जो कि तुम्हें लगे कि हाँ ये सही हो सकता है, ठीक है यार। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये मोर देन का क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार लगा हुआ है, देख लो, ठीक है। आंसर कहना है कि द नंबर ऑफ वेज in which 3 different numbers in AP can be selected from 1 to n। तो n इवन और n ऑड के लिए जो है 2 आंसर इसमें आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है 2 सही हो सकता है 1 ही सही हो, ठीक है, 2 से ज्यादा तो नहीं सही हो सकते। तो हमसे कह रहे हैं कि यार हमारे पास जो है 1 से लेके n तक के नंबर हैं, उनमें से 3 नंबर चूज करने हैं जो कि AP फॉर्म कर दें, भले ही AP इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो एक ही AP मानी जाएगी, ठीक है, AP फॉर्म करनी, ठीक है।
कि नंबर अगर ABC AP में है तो CBA भी AP होंगे, तो ये दो अलग अलग AP नहीं मानी जाएंगी। तो क्वेश्चन में क्या सकता था कि इंक्रीजिंग AP कितनी बनेगी या डिक्रीजिंग। जब उन्होंने ये बोल दिया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स इन AP, द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिफरेंट नंबर्स आर AP, तो वो दोनों एक ही केस मान लिए जाएंगे, ABC लिखो या CBA लिखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमें ये देख रखना है कि अभी भी आसान नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, कि हमारे पास n नंबर है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इवन के लिए कितनी AP बनेंगी और ऑड के लिए कितनी AP बनेंगे, ठीक है। तो हमने सोचा कि भाई ऐसा है कि अगर A B C हमने नंबर चूज किए हैं और वो AP फॉर्म कर रहे हैं, तो 2B की जो वैल्यू आएगी वो A+C आएगी, और सारे नंबर चूंकि इंटीजर हैं तो 2B एक इंटीजर आएगा, ठीक है। कैसा इंटीजर आएगा? ये एक इवन इंटीजर आएगा, 2B एक इवन इंटीजर आएगा, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इवन है तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगी? एक इवन इंटीजर आनी चाहिए। तो A+C इवन कब होगा? जब A और C की पैरिटी सेम हो, यानी या तो दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो। दोनों इवन भी हो सकते हैं या दोनों ऑड भी हो सकते हैं, तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हमने केस 1 सोचा कि यार n की वैल्यू 2k है, 2k क्या हो गया? इवन, ठीक है। 1 से लेके 100 तक नंबर है, तो उसमें 50 इवन होंगे, 50 ऑड होंगे, तो हम इसमें से जो k नंबर्स आएंगे ऑड आएंगे, तो हमने n को यहाँ पे इवन लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें k नंबर जो है अगर ऑड आएंगे तो k नंबर जो आएंगे वो इवन आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे a और c को अगर तुमको चूज करके बता दें कि ये 2 है और ये 10 है, तो हमें b को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। AP की प्रॉपर्टी होती है कि अर्थमेटिक मीन तो तुम निकाल ही लोगे, कितना आ जाएगा? 6, दोनों का जोड़ के आधा कर लोगे वैल्यू, या हम तुम्हें a और b बता दे तो तुम c बता सकते हो। तो हम यहाँ पे a और c को चूज करेंगे, b अपने आप चला आएगा पीछे पीछे, बशर्ते कि A+C जो है वो इवन होना चाहिए, ताकि उसका अर्थमेटिक मीन जो है एक इंटीजर आ जाए जिसको तुम b कह दोगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर a और c को चूज करें तो कैसे चूज कर सकते हैं? दोनों नंबर ऑड होंगे या दोनों नंबर इवन होंगे, और इंटू 1C1 कर देंगे b के लिए, क्योंकि नंबर हमें दो नहीं चूज करने, चूज करने 3, तो 1C1 तरीके से b अपने आप चूज हो गया, उसकी वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है। तो KC2 इंटू KC2 को तुम अगर निकालते हो, 1C1 तो 1 ही हो जाएगा, k इंटू K माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो वही हो गया। अब आंसर हमें n के टर्म में चाहिए, तो हो जाएगा n/2 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर k के टर्म में नहीं चाहिए था। तो हमने कहा भैया ये इवन वाला आंसर आ गया मेरे पास, कि अगर n इवन है तो आंसर हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 2 अपॉन 4, तो n इंटू n माइनस 2 अपॉन 4 डी ऑप्शन आ गया, ये इवन का आंसर आ गया। तो अब एक इवन का आंसर ये हो गया। अब ऑड का देखते हैं, ठीक है। तो अगला केस हमने केस नंबर 2 लिया कि n की वैल्यू 2k+1 है, जो कि ऑड नंबर हो गया। इसमें k+1 नंबर जो आएंगे वो ऑड आएंगे और k नंबर जो आएंगे वो इवन आएंगे, ठीक है। जैसे 21 नंबर है तो 1 से लेके 20 तक तो 10 इवन और 10 ऑड हो गए। 21 क्या आ गया? आखिरी नंबर क्या हो गया? ऑड हो गया, तो वो किस में बढ़ेगा? ऑड में बढ़ेगा, तो मेरे पास ऑड नंबर एक बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगर a और c दोनों ऑड है तो उसको चूज करेंगे k+1c2 तरीके से, अगर दोनों इवन लेने हैं तो kc2 तरीके से और 1c1 तरीके से, b पीछे चला आएगा, ठीक है। अब इसको अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो क्या आ जाएगा? k इंटू k+1 अपॉन 2, k इंटू k माइनस 1 अपॉन 2, ऐड कर लेना भैया, तो इसका आंसर k² हो जाएगा। पर k² लिख के चले मत आ जाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें आंसर n के टर्म में चाहिए, ठीक है। तो कितनी आसानी से हम यहाँ पे 2k+1 के कैलकुलेशन आसान कर लेंगे, वरना हम n/2 n-1/2 करते करते अपॉन में 2 करते हुए परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू वापस हम रिप्लेस करें तो n कितना है? 2k+1, तो k कितना हो जाएगा? n-1 अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये कब है? जब n मेरे पास ऑड होगा। तो ने कहा भाई n ऑड वाला कोई आंसर है? n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो आंसर सी पार्ट। तो आंसर जो होगा सी और डी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन, जिसमें से 5 पॉइंट जो हैं वो एक लाइन पर हैं, कोलिनियर हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय दीज 12 पॉइंट्स, ठीक है। तो 5 पॉइंट एक ही लाइन पर हैं
और हमें बनाने हैं 12 पॉइंटों से कोऑर्डिनेटर। तो 5 पॉइंट एक ही लाइन में है और 7 पॉइंट जो है हमारे पास एक लाइन में नहीं है, कोई भी कोलिनियर पॉइंट नहीं है उसमें, ठीक है। 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होता है, कोई तीसरा उसमें कोलिनियर नहीं होने देंगे। तो 12 में से 5 हमारे कोलिनियर हैं, ठीक है, और बाकी के कहीं भी रख सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेटर, तो मैक्सिमम नंबर का मतलब वही हुआ कि इन 5 को तो कोलिनियर करना है, बाकी के जो है 3 कोई पॉइंट कोलिनियर नहीं होने देंगे, ठीक है, ताकि मैं जो कोऑर्डिनेटर बने वो मैक्सिमम बने। लास्ट क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, ठीक है, उसमें ट्रायंगल बनाए थे हम लोगों ने। अब ये कोऑर्डिनेटर बना रहा है, तो हमने कहा यार 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 ऐसे कहीं भी रेंडमली लिख दिए, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें 4 पॉइंट चूज करने हैं 12 में से, ठीक है। तो हमने सोचा कि वो जो 5 कोलिनियर पॉइंट है, क्या उसमें हम चारों पॉइंट ले सकते हैं? अगर तुमने चारों पॉइंट ले लिए तो वो गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि चारों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे। कोऑर्डिनेटर में हम 5 में से ज़्यादा कितने पॉइंट ले सकते हैं? 5 में से हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट ले सकते हैं कि 2 पॉइंट हो गए तो एक साइड उसी में से आ गई, ठीक है। और बचे 7 पॉइंटों में से हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए जो कोलिनियर पॉइंट थे, सॉरी हाँ ठीक है, कोलिनियर पॉइंट उनमें से 2 ले लिए। 4 या 3 नहीं ले सकते, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो 5 में से 2 पॉइंट ले लिए, बचे हुए 7 में से कोई 2 ले लिए। अगला केस क्या होगा कि 5 में से हमने 1 ले लिया और 7 में से 3 ले लिए। 7 जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है, जो उस लाइन पे नहीं है, उसमें से 3 ले लिए और कोलिनियर वाले पॉइंट में से कोई 1 ले लिया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमने 5 में से कोई पॉइंट नहीं लिया, जो 7 पॉइंट थे उनमें से कोई भी 4 पॉइंट ले लिए, तो ये भी तो कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे, ठीक है। यार इस सबको कैलकुलेट कर लेना। 42, तो ये 210 आ जा रहा है, ठीक है। 5 7 42, इसको कैलकुलेट कर लेना। 7C3 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 5/6, तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 इंटू 5 और इधर से 35, ये वैल्यू 7C4 भी 35 होगा। NCR इक्वल टू NCN-R और ये तो 1 ही हो गया, ठीक है। तो 210 इधर हो गया और 35 गुणा 6 भी 210 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 420, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा 420 टाइप का आ गया, ठीक है। अब भैया एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि आंसर कुछ और फॉर्म में भी दे सके दिए हुए हैं, ठीक है। तो देख लेना कि इनमें से कोई और 420 तो नहीं हो जा रहा, ठीक है। जैसे 7P3 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है NPR, ठीक है, क्योंकि NCR इंटू r फैक्टोरियल होता है, तो r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल 4 तो कट ही गया, ठीक है। 42 गुणा, तो 210 तो इसकी वैल्यू हो रही है। तो ये आंसर 210 गुणा 2, तो ए पार्ट हमारा भी 420 ही है, ठीक है, कि 210 उसकी अगर 7P3 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। 7C3 की वैल्यू हमने अभी 35 निकाली थी, तो ये 350 वाला गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि यार एक टी पार्टी में जो है 16 पर्सन जो हैं, 2 साइड बैठना है लॉन्ग टेबल के। 8 इधर बैठने हैं, 8 चेयर इस तरफ लगी हुई हैं, ठीक है। एक तरफ से 8 चेयर्स लगी हैं, अगली तरफ से 8 चेयर्स लगी हुई हैं रेक्टेंगुलर में, ठीक है। और हमारे पास जो है 4 पर्टिकुलर है कि नहीं, 4 मैन विश टू सिट वन पर्टिकुलर साइड। तो 4 बंदे हैं जो एक साइड बैठना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी 4 हो सकते हैं, एक मिनट। एंड 2 ऑन अदर साइड, तो कोई भी 4 हो सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि 4 लोग एक तरफ बैठना चाहते हैं, उनको कंडीशन है कि ये 4 इधर ही बैठेंगे, और 2 लोग दूसरी साइड बैठना चाहते हैं। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड, तो इनका अरेंजमेंट करना है इन 16 कुर्सियों में, इन 16 पर्सन का। 8 एक साइड पे रेक्टेंगुलर टेबल में और 8 इस साइड पे। तो एक पर्टिकुलर साइड है जिसमें 4 मैन जो है विश टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड एंड 2 ऑन अदर साइड, तो इन हाउ मेनी वे दे कैन सीटेड, ठीक है। तो हमने कहा यार यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टेबल का एक साइड ये हो गया, टेबल का एक साइड ये हो गया। 4 बंदे मान लो इस साइड बैठना चाहते हैं, तो 2 बंदे जो हैं उसके अपोजिट साइड बैठना चाहेंगे, ठीक है। लॉन्ग टेबल एंड 2 ऑन अदर साइड, तो 2 इधर बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने पहले 8 में से 4 जगह ये वाली चूज कर ली, ये चूज कर ली, ये चूज कर ली, ये चूज कर ली और ये चूज कर ली। 8C4 उनमें फैक्टोरियल 4 तरीके से उन 4 पर्सन को अरेंज कर दिया इन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से 2 प्लेस चूज कर लें। 8C2 इंटू फैक्टोरियल 2 तरीके से इनको इंटरचेंज करा लिया,
अब कितने बंदे बच गए मेरे पास, ठीक है, 10 लोग बचे, 6, 4 उधर बैठ गए, 2 इधर, तो 6 बचे, सॉरी 10 बचे, 6 निकल गए 10 16 में से, तो उनका बाकी लोगों का अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल तरह से किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आ गया। ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो नीचे 6 फैक्टोरियल आ गया इंटू 10 फैक्टोरियल और हो गया। तो आंसर इज द बी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे 8 हमें पर्सन चूज करने थे, मतलब 8 चेयर्स में, एक्चुअली उनकी कोई पोजीशन तो कोई भी हो सकती है चेयर्स की, ठीक है। तो 4 जो पर्सन है वो पर्टिकुलर उसमें देखना चाहिए कि 4 पर्टिकुलर पर्सन हैं, ठीक है। नहीं तो हमें पर्सन को देखना पड़ेगा कि चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझते हैं इस चीज को। ये 8 में से जो है 4 कोई पर्सन है जो इस साइड बैठना चाहते हैं, साइड 1 मान लो, ठीक है। तो साइड 1 में हमने जो है ये 4 प्लेस हमें चूज करने की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी बैठ सकते हैं। 8C4 करके हमने 4 पर्सन चूज कर लिए जो इसमें कहीं भी 4 जगह पे फैक्टोरियल 4 तरह से बैठ सकते हैं। फिर 8C2 करके यहाँ पे हमने जो है कोई भी 2 पर्सन दूसरे चूज कर लिए। एक मिनट, equality range in 16% along one side and 8 on one side. 4 men wish to sit on one particular side and 2 on other side. तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है कि पर्टिकुलर पर्सन है कि पर्सन्स भी चूज करने पड़ेंगे, ठीक है, ये दिक्कत है। तो यार 4 पर्टिकुलर पर्सन वहाँ पे होंगे और 2 पर्टिकुलर पर्सन यहाँ, पर्टिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हमें केवल सीट चूज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे 8 में से हमने इस साइड में 8 में से 4 सीटें चूज कर ली, उसमें 4 वो पर्सन जो पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, ABCD, उनको बैठा दिया 4 फैक्टोरियल तरीके से। फिर 2 पर्टिकुलर पर्सन E और F हैं जिसको इस साइड बैठा दिया, बिल्कुल कंफर्म है हम, ठीक है। उसको इधर बैठा दिया 2 पर्टिकुलर पर्सन को फैक्टोरियल 2 तरह से इंटरचेंज कर गए और रेस्ट ऑफ द 10% 10 फैक्टोरियल से इंटरचेंज करें, तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है ये 4 पर्सन्स जो होंगे वो एक पर्टिकुलर पर्सन्स A B C और D होंगे, और ये जो 2 पर्सन्स है उनको भी हम नाम देते रहे E और F होंगे। ये पर्टिकुलर होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से 4 पर्सन इधर बैठना चाहते हैं, कौन से 2 पर्सन इधर बैठना चाहते हैं, उनको हमें नहीं चूज करना है, वो फिक्स है, ठीक है। उनकी साइड हमको भी फिक्स है, वो भी नहीं समझना ये 4 बंदे S2 साइड में नहीं बैठ सकते, उनकी पर्टिकुलर साइड भी फिक्स है। हाँ, उन 8 में से वो 4 जगह आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कि वो जो 4 जगह तुमने ये जो चूज करी है 8 में से, वो कहीं पे भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज 4 पर्सन्स आर पर्टिकुलर एंड दैट 2 पर्सन्स आर आल्सो पर्टिकुलर, दैट अपोजिट साइड में जो बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया हमको, बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है यार, अभी इतना हम लेके चले थे, ठीक है, तो टाइम भी हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ठीक है, इसको एक बार रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि हम एलआई का ऑब्जेक्ट के भी बारे में थ्योरी बताएंगे, और एनसी और एनपीआर की जो थ्योरी बची हुई है, कुछ केसेस बचे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय, ठीक है। तो रिवीजन जरूर कर लेना सभी लोग, ठीक है।